जब आपको नियम पता होंगे तो प्रश्न मलाई लगेंगे, और जब आपको नियम पता नहीं होंगे तो प्रश्नों में लेने के देने पड़ जाएंगे। नियम में आपको कुछ ज्यादा नहीं सीखना है, केवल 4 परिभाषाओं का खेल है। निरंतर वर्तमान फलन, वर्तमान फलन, निरंतर ह्रासमान फलन, ह्रासमान फलन। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 6.2 के 5 प्रश्न हल करके दिखाएंगे, प्रश्न नंबर 1 से 5 तक, और पांचों प्रश्नों को ट्रिक की सहायता से बहुत ही आसान तरह से हल करके दिखाएंगे, ऐसा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। प्रश्नों को हल करेंगे, लेकिन प्रश्नों को हल करने से पहले आपको प्रश्नावली 6.2 के नियम सीख लेने हैं। जब आपको नियम पता होंगे तो प्रश्न मलाई लगेंगे, और जब आपको नियम पता नहीं होंगे तो प्रश्नों में लेने के देने पड़ जाएंगे। नियम में आपको कुछ ज्यादा नहीं सीखना है, केवल 4 परिभाषाओं का खेल है। निरंतर वर्तमान फलन, वर्तमान फलन, निरंतर ह्रासमान फलन, ह्रासमान फलन। ओके, तो मैं लिखता हूं, साथ साथ में आपको भी नोट करते रहना। तो पहले नंबर पर आपको नोट करना है निरंतर वर्तमान फलन, तो मैं लिखता हूं निरंतर वर्तमान फलन। ओके, तो नंबर 1 पर आपको नोट करना है निरंतर वर्तमान फलन। नंबर 1, मेरे प्यारे दोस्त, जब हम निरंतर वर्तमान फलन के लिए चेक करते हैं तो एक फलन और अंतराल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक फलन और अंतराल मान लेते हैं। माना फलन यानी फंक्शन f(x), तो फलन को मैंने f(x) नाम दे दिया। अब फलन में चरराशि क्या है? x, ठीक है, तथा x बिलोंग्स टू a, b, यानी x इस अंतराल से यानी इंटरवल से बिलोंग्स टू कर रहा है। ओके, जब हम निरंतर वर्तमान फलन के लिए चेक करते हैं तो जो फलन होता है उसका हम एक बार अवकलन करते हैं। तो इसका हम एक बार अवकलन करेंगे तो एक डैश आएगा। ओके, f सिंगल डैश x, क्लियर। मैंने कहा जब हम निरंतर वर्तमान फलन के लिए चेक करते हैं तो जो फलन होता है उसका हम एक बार अवकलन करते हैं। जब इसका हम अवकलन करेंगे तो एक डैश आएगा, f सिंगल डैश x। अब हम निरंतर वर्तमान फलन के लिए शर्त यानी कंडीशन लिखते हैं। तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। अगर f डैश x का मान 0 से बड़ा है, अगर f डैश x का मान 0 से बड़ा है तो जो फलन होगा, जो फलन है ये f(x), इस अंतराल में निरंतर वर्तमान फलन होगा। तो ये शर्त किसके लिए है? निरंतर वर्तमान फलन के लिए शर्त है। आई होप समझ आया होगा। मैंने कहा अगर f डैश x का मान 0 से बड़ा है तो ये वाला फलन फंक्शन इस अंतराल में निरंतर वर्तमान फलन होगा। क्लियर। तो निरंतर वर्तमान फलन के लिए ये कंडीशन है यानी शर्त है, तो अच्छी तरह से तैयार कर लेना। इसके बाद आपको नंबर 2 पर नोट करना है वर्तमान फलन। ओके, तो मैं इसे रब करता हूं। वर्तमान फलन नंबर 2 पर जब मेरे प्यारे दोस्त हम वर्तमान फलन के लिए चेक करते हैं तो एक फलन और अंतराल पता होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं। ओके, माना फलन बराबर f(x), तो फलन को मैंने f(x) नाम दे दिया। फलन में चरराशि क्या है? x, तथा अब हम अंतराल मानेंगे x बिलोंग्स टू a, b, यानी x इस अंतराल से इंटरवल से बिलोंग्स टू कर रहा है। क्लियर। जब मेरे प्यारे दोस्त हम वर्तमान फलन के लिए चेक करते हैं, ठीक है, तो जो फलन होता है फलन का हम एक बार अवकलन करते हैं। तो करेंगे अवकलन तो क्या आएगा? एक डैश आएगा, f सिंगल डैश x। ओके, अब इसके लिए हम शर्त लिखेंगे। किसके लिए? वर्तमान फलन के लिए। तो अगर f डैश x का मान 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है, ठीक है, तो जो फलन है ये वाला फंक्शन इस अंतराल में वर्तमान फलन होगा। क्लियर। मेरे प्यारे दोस्त, वर्तमान फलन के लिए ये शर्त होती है, ठीक है, f डैश x का मान अगर 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है। क्लियर। आई होप समझ आया होगा। इसके बाद आपको नंबर 3 पर नोट करना है निरंतर ह्रासमान फलन। तो मैं इसे रब करता हूं। निरंतर ह्रासमान फलन। तो नंबर 3 पर आपको नोट करना है निरंतर ह्रासमान फलन।
मेरे प्यारे दोस्त, जब हम निरंतर ह्रासमान फलन के लिए चेक करते हैं तो एक फलन और अंतराल पता होना चाहिए, तो हम मान लेते हैं। ओके, फलन और अंतराल माना, फलन बराबर fx, तो फलन को मैंने fx नाम दे दिया, यानी फलन fx मान लिया। फलन में चरराशि क्या है? x, तथा x बिलोंग्स टू a, b, यानी x इस इंटरवल यानी अंतराल से बिलोंग्स टू कर रहा है। ओके, अब जब हम निरंतर ह्रासमान फलन के लिए चेक करते हैं तो जो फलन होता है उस फलन का हम एक बार अपकलन करते हैं। ठीक है, तो इसका हम एक बार अपकलन करेंगे तो एक डैश आएगा, तो f सिंगल डैश x। अब इसके लिए हम शर्त लिखेंगे, किसके लिए? निरंतर ह्रासमान फलन के लिए। अगर अच्छी तरह से सुनो समझो देखो, अगर f डैश x का मान 0 से छोटा है, यानी f डैश x इज लेस देन 0, यानी f डैश x का मान अगर 0 से छोटा है, 0 बड़ा है, तो जो फलन है ये वाला इस अंतराल में निरंतर ह्रासमान फलन होगा। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्त ये शर्त, ये कंडीशन निरंतर ह्रासमान फलन के लिए है। क्लियर? इसके बाद आपको नंबर 4 पर नोट करना है ह्रासमान फलन के लिए। ओके, नंबर 4 ह्रासमान फलन के लिए, तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। जब हम ह्रासमान फलन को चेक करते हैं, इसके लिए चेक करते हैं, तो एक अंतराल और एक फलन पता होना चाहिए, तो हम मान लेते, तो मैंने मान लिया। ठीक है, फलन fx, ठीक है, तथा x, इस फलन में चरराशि क्या है? x, तो x बिलोंग्स टू कर रहा है इस अंतराल से। ठीक है, अब इसके लिए हम शर्त लिखेंगे, किसके लिए शर्त लिखेंगे? ह्रासमान फलन के लिए। जब हम ह्रासमान फलन के लिए चेक करते हैं तो जो फलन है, ठीक है, जो फलन होता है उसका हम एक बार अपकलन करते हैं, तो करेंगे अपकलन, तो एक डैश आएगा, एक डैश आएगा। अब इसके लिए हम शर्त लिखेंगे, तो अगर मेरे प्यारे दोस्त f डैश x का मान 0 से छोटा है और 0 के बराबर है, तो जो फलन है ये वाला इस अंतराल में ह्रासमान फलन होगा। ये शर्त ह्रासमान फलन के लिए शर्त है। ओके, आई होप समझ आया होगा। क्लियर? तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम एक एक करके प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, प्रश्न नंबर पहला, प्रश्न नंबर 1, सिद्ध कीजिए, मेरे को प्रूव करके देना है, r यानी वास्तविक संख्याओं पर फलन, यहां पर जो फंक्शन दिया हुआ है से प्रदत्त फलन वर्धमान है। मेरे प्यारे दोस्त, जब इसने कह दिया है कि वास्तविक संख्याओं पर यह फलन वर्धमान है तो 100% है, केवल हम इसे चेक करके देंगे। ठीक है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि वर्धमान फलन को चेक करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? फलन पता होना चाहिए। तो इस फलन को हम नोट कर लेते हैं, दिया गया फलन। क्लियर? दिया गया फलन, तो नोट करेंगे f(x) बराबर 3x प्लस 7, 17। ठीक है भाई, प्लस 17 है। ठीक है, x बिलोंग्स टू, यानी x बिलोंग्स टू कर रहा है वास्तविक संख्याओं से। क्लियर? अब मेरे प्यारे दोस्त, आपको यह पता होना चाहिए कि इसने कहा है कि जो फलन है वर्धमान फलन है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि वर्धमान फलन को चेक करने के लिए जो फलन होता है उसका हम एक बार अपकलन करते हैं, तो अपकलन कर लेते हैं। किसके सापेक्ष करेंगे? फलन में चरराशि क्या है? x, तो x के सापेक्ष करेंगे, तो लिखेंगे चूंकि f(x) बराबर 3x प्लस 17। अब हम लिखेंगे x के सापेक्ष अपकलन करने पर, अवकलन करने पर, मैंने लिखा x के सापेक्ष अपकलन करने पर। क्लियर? तो दोनों ओर हम d/dx लेंगे, f(x) बराबर d/dx। क्लियर है ना? अब हम इसका अपकलन करेंगे तो एक डैश आएगा, f सिंगल डैश x, यानी एक डैश आएगा। ठीक है, जितने डैश होते हैं उतनी ही बार अपकलन होता है। अगर 2 डैश होते हैं तो 2 बार अपकलन हुआ है। ठीक है, अगर 3 डैश होते हैं तो 3 बार अपकलन हुआ है, यानी जितने डैश होते हैं उतनी ही बार अपकलन होता है। ठीक है, तो मैंने एक बार अपकलन किया तो एक डैश आएगा, बराबर
इस ब्रैकेट में दो पद है, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो प्रत्येक पद को हम, ठीक है, d/dx देंगे। जब इसका हम अवकलन करेंगे तो 3 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, x का करेंगे x के सापेक्ष तो 1 यानी 1, प्लस है तो प्लस। इस पद का हम करेंगे 17 का अवकलन x के सापेक्ष, तो 17 है अचर राशि, अचर राशि का अवकलन 0, f' बराबर 3 एकम 3। ओके मेरे प्यारे दोस्त, अब हम x के मान, ठीक है, x के मान इसमें रखेंगे, f' में रखेंगे, ठीक है, f' में जहां पर x है, और देखेंगे कि f' का मान 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा। उसके आधार पर हम क्लियर करेंगे, यानी डिसाइड करेंगे कि जो फलन है वो निरंतर वर्धमान फलन है या वर्धमान फलन है या निरंतर ह्रासमान फलन है या ह्रासमान फलन है, ठीक है। तो मान रखेंगे, x के मान यहां से लेंगे, यहां से उठाएंगे और इसमें रखेंगे f' में, लेकिन यहां पर x नहीं है तो हम बनाएंगे किस प्रकार से, अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो, ठीक है। f' बराबर 3 गुणा 1, इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, f' बराबर 3 गुणा, चूंकि हम जानते हैं यहां पर जो फलन दिया हुआ है, फलन में चर राशि क्या है x, ठीक है, तो हम जानते हैं x की पावर 0, और इसका मान कितना होता है, जिसकी पावर में 0 होता है उसका मान 1 होता है, तो 1 के स्थान पर हम लिखेंगे x की पावर 0। क्लियर। f' बराबर 3 गुणा, ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं कि x बिलोंग्स टू कर रहा है किससे, वास्तविक संख्याओं से, तो हम x के स्थान पर क्या लिखेंगे, r को, यानी वास्तविक संख्याओं को, ठीक है, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को r लिखेंगे। क्लियर। अब मेरे प्यारे दोस्त हम x के मान रखेंगे, तो लिखेंगे, मैं आपको रफ कार्य में बता देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, हम किस प्रकार से चेक करेंगे कि f' का मान 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा, रफ कार्य में हम चेक करेंगे। ये आप लोग पेपर में मत लिखना, मैं आपको अलग से बता देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो लिखेंगे, चूंकि x बिलोंग्स टू r, डेट इंप्लाइज x बराबर 0, -1, +1, 2, -2। इसी प्रकार से वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं प्लस में भी होती हैं, माइनस में भी होती हैं, है ना। वास्तविक संख्याएं प्लस में भी होती हैं, माइनस में भी होती हैं। तो हम एक एक करके x के मान इसमें रखेंगे और देखेंगे कि f' का मान 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा। क्लियर। तो इसमें रखेंगे, पहले हम x बराबर 0 पर, तो 0 बराबर 3 गुणा r के स्थान पर, r क्या है, वास्तविक नंबर, रियल नंबर। ओके, तो 0 रखेंगे, पूरे की पावर 0। ओके, f' बराबर 3 गुणा, अब यहां पर चूंकि हम जानते हैं 0 की पावर 0 यानी इन्फिनिट, अनंत, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसे परिभाषित ना किया जा सके, तो यहां पर क्या आएगा, इन्फिनिट। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा, इसे हम लिख सकते हैं 1/0, तो 3 एकम 3/0। अब चूंकि हम जानते हैं, ठीक है, 1/0 इक्वल इन्फिनिट, अगर आपको बट्टे में 0 मिल जाता है और ऊपर कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, ठीक है, तो इन्फिनिट यानी अनंत हो जाता है। अब यहां पर f' का मान कितना है, इन्फिनिट, और इन्फिनिट यानी अनंत, अनंत पर हम नहीं बता सकते हैं कि f' का मान 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, ठीक है। इसके बाद हम x बराबर -1 रखेंगे, फिर +1 रखेंगे, इसी प्रकार से रखेंगे और देखेंगे कि वास्तविक संख्याओं पर, किन वास्तविक संख्याओं पर f' का मान 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। अब हम x बराबर -1 पर चेक करेंगे, तो इसमें रखेंगे, इसमें 3, r के स्थान पर -1, और यहां पर 3 है तो 3 लिखेंगे, जिसकी पावर में 0 होता है उसका मान 1 होता, तो 1, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, उससे मेरे को लेना देना नहीं है, जिसकी पावर 0 होती है, ठीक है, यानी जिसकी पावर में 0 होता है उसका मान 1 होता। तो f'-1 का मान कितना है, 3, जो कि 0 से बड़ा है। अब हम देखेंगे +1 रख के, ये रफ्कार ये है, ठीक है, ये आप पेपर में मत लिखना। ओके, +1 पर इसमें रखेंगे 3,
प्लस का 1 बराबर 3, और जिसकी पावर में 0 होता है उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो 3 ये जो 3 आया 0 से बड़ा है। तो मेरे प्यारे दोस्त हम देख रहे हैं कि 0 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं में f' का मान जो है वो 0 से बड़ा है। ओके, मैंने कहा जब यहां पर मैंने चेक किया तो इससे स्पष्ट होता है कि 0 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं में f' का मान 0 से बड़ा है, ठीक है। और 0 पर f' का मान इन्फिनिट है, यानी अनंत है, ठीक है। तो हम लिखेंगे किस प्रकार से लिखेंगे, तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। इसको हम फिर रिपीट करेंगे, डेट इंप्लाइज f' बराबर 3 गुणा, और जिसकी पावर में 0 होता है उसका मान 1 होता है, तो 1, ओके, बराबर 3। तो मेरे प्यारे दोस्त f' का मान कितना है, 3, और 0 से बड़ा है, जो कि 3 है, जो कि 0 से बड़ा है। अब हम लिखेंगे चूंकि f' इज ग्रेटर देन 0, यानी f' का मान बड़ा है 0 से, इसलिए x बिलोंग्स टू r माइनस 0 मझले कोष्टक में, यानी 0 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं में f' का मान 0 से बड़ा है, ठीक है, में फलन f' निरंतर वर्धमान फलन है। ओके, हेंस प्रूव्ड। मेरे को यह सिद्ध करके देना था। ओके मेरे प्यारे दोस्त, तो ये रफ कार्य है, ये आप लोग पेपर में मत लिखना। ओके, तो नोट करिए, इसके बाद हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न, सिद्ध कीजिए यानी प्रूव कीजिए r पर यानी वास्तविक संख्याओं पर, ओके, फलन f' से प्रदत्त फलन वर्धमान है। जब इसने कह दिया कि जो फलन है f' फंक्शन वर्धमान है 100% होगा, केवल हम चेक करेंगे, तो इस फलन को नोट कर लेते हैं। लिखेंगे दिया गया फलन, ओके। अब फलन में चर राशि क्या है, x, तो लिखेंगे तथा x बिलोंग्स टू r, ठीक है, यानी x वास्तविक संख्याओं से बिलोंग्स टू कर रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसने कहा है कि जो फलन है वर्तमान है, तो वर्तमान फलन को चेक करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, जो फलन होता है उसका एक बार अपकलन करते हैं। तो इसका अपकलन करेंगे एक बार, तो लिखेंगे चूंकि f' बराबर e की पावर 2x। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अपकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके। तो हम दोनों ओर डी अपान डी एक्स लेंगे, डी अपान डी एक्स f' बराबर डी अपान डी एक्स ए की पावर 2x, ओके। जब इसका हम अपकलन करेंगे तो एक डैश आएगा, f' f सिंगल डैश x, ओके, बराबर। इसका हम सूत्र की सहायता से करेंगे, चूंकि हम जानते हैं डी अपान डी एक्स ई की पावर x इक्वल ई की पावर x, ठीक है। तो इसका करेंगे ई की पावर 2x। अब यहाँ पर स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है, यानी अलग अलग। अब हम, ठीक है, 2x का दोबारा अपकलन करेंगे, किसका, 2x का, ठीक है भाई। 2 को हम बाहर निकालेंगे क्योंकि अचर राशि है, x का x के सापेक्ष अपकलन 1 यानी 1। 2 को हम पहले लिखेंगे e की पावर 2x, ओके। अब हम x के मान f' में रखेंगे और देखेंगे कि f' का मान 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। उसके बाद हम क्लियर करेंगे उसके आधार पर, उस शर्त के आधार पर कि जो फलन है निरंतर वर्धमान फलन है या वर्धमान फलन है या निरंतर ह्रासमान फलन है या ह्रासमान फलन है, तो मान रखते हैं। रफ कार्य में लिखेंगे, ठीक है। ये रफ कार्य है जो मैं लिख रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ओके।
रफ कार्य, चूंकि x बिलोंग्स टू r, दैट इम्प्लाइज x वास्तविक संख्याओं से बिलोंग्स टू कर रहा है, और वास्तविक संख्या माइनस में भी होती है प्लस में भी, ठीक है। 0, 1, -1, +2, -2, ठीक है। डैश डैश इन्फिनिटी, यानी अनंत तक नंबर ले सकते हैं। तो एक एक करके मान रखेंगे। सबसे पहले 0 पर काम करेंगे, ठीक है, f' में रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर रखेंगे e की पावर 2x, x के स्थान पर हम रखेंगे 0, तो यहां पर e की पावर में क्या है 0, और जिसकी पावर में 0 होता है उसका मान 1 होता है, तो 1, तो f'0 का मान कितना आया 2, जो कि 0 से तो बड़ा है 2, है ना। अब हम +1 देख लेते हैं रख के, इसमें रखेंगे x का मान रखेंगे 1, e की पावर 2। अब यहां पर ये जो मान है ये पूरी वैल्यू प्लस में है, तो 0 से तो बड़ा है, ये मान 0 से तो बड़ा है, ठीक है, f'1 का मान। अब हम इसी प्रकार से किस पर चेक करेंगे, माइनस पर चेक कर लेते हैं, ठीक है, माइनस पर चेक कर लेते हैं, -1 पर इसमें मान रखेंगे e की पावर में 2 और गुणा x के स्थान पर -1 रखेंगे, माइनस, ठीक है, e की पावर -2x। अब हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, 2, अब इस घात को हम नीचे लाएंगे तो ये घात माइनस के प्लस में आएगी। अब ये जो मान है प्लस में है, 0 से तो बड़ा होगा, ठीक है, 0 से तो बड़ा होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त हम देख रहे हैं कि सभी वास्तविक संख्याओं में जो f' का मान है 0 से तो बड़ा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि f' इज ग्रेटर देन 0, यानी f' का मान 0 से बड़ा है, इसलिए x बिलोंग्स टू r में, यानी सभी वास्तविक संख्याओं में, ठीक है, जो फलन है वो क्या है, निरंतर वर्धमान फलन है, तो हम लिखेंगे इसलिए x बिलोंग्स टू r में फलन f(x) निरंतर वर्धमान फलन है, लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। मेरे प्यारे दोस्त जो फलन है वो निरंतर वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन नहीं है। वर्धमान फलन कब होता है, जब f' का मान 0 से बड़ा हो और 0 के बराबर हो, तब जो फलन होता है वो होता है वर्धमान फलन। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है, प्रत्येक कंडीशन में, ठीक है, f' का मान 0 से बड़ा, तो यहाँ पर जो फलन है वो है निरंतर वर्धमान फलन, हेंस प्रूव्ड। मेरे को यही सिद्ध करके देना था। तो प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3, इसके बाद हम हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3, सिद्ध कीजिए यानी प्रूव कीजिए फलन f(x) बराबर, जो फलन है sin x से प्रदत्त फलन। ओके, प्रश्न नंबर 3 में 3 खंड है, a, b, c, यानी जो फलन है देखेंगे, हम चेक करेंगे कि इस अंतराल में वर्धमान है। जब इसने कहा कि है तो 100% है। इस अंतराल में ह्रासमान है, 100% है। जब इसने कहा है कि इस अंतराल में फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, जब इसने कह दिया है कि सिद्ध कीजिए इस अंतराल में फलन f(x) ना वर्धमान है ना ह्रासमान है, तो 100% नहीं है, केवल हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम फलन को नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे दिया गया फलन, नोट करेंगे f(x) बराबर sin x। अब हम एक बार अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो इसके लिए हम देखेंगे फलन में चर राशि क्या है, x।
फलन में चरासी क्या है x, तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे एक बार, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक बार अवकलन करेंगे। इस लाइन का मतलब यही होता है कि दोनों ओर d/dx लेने पर, तो दोनों ओर d/dx लेंगे। साइन x, ठीक है, साइन x। अब यहां पर इधर एक डैश आ जाएगा, एक बार अवकलन होगा, साइन का अवकलन cos x। ओके, अब हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के द्वारा यानी चित्र के द्वारा हर एक डाउट क्लियर होने वाला, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि इस अंतराल में फलन वर्धमान क्यों है और इस अंतराल में फलन ह्रासमान क्यों है और इस अंतराल में फलन वर्धमान और ह्रासमान क्यों नहीं है, ठीक है, यानी वर्धमान क्यों नहीं है, ठीक है। जब इसने कहा है कि इस अंतराल में फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, तो क्यों नहीं है, यह रीजन भी आपको सीख लेना है। तो हम डायग्राम बनाते हैं। ओके, 0 डिग्री या 2 पाई, π/2, पाई, 3 π/2, यह है चतुर्थांश, ठीक है, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मेरे प्यारे दोस्त 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, ठीक है, कॉसिक, सेक, कॉट, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 3 और 3 6। इस चतुर्थांश में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होते हैं, तो हम लिखेंगे सभी प्लस में। जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसिक, सेक, कॉट, ये सारे के सारे इसमें प्लस में होते हैं, तो मैंने लिखा सभी प्लस में। अब इसमें साइन और कॉसिक प्लस में होते हैं, तो हम लिखेंगे केवल साइन एंड कॉसिक प्लस में। इसमें टैन और कॉट प्लस में होते हैं, बकाया सब माइनस में, ठीक है। केवल टैन एंड कॉट प्लस में, केवल टैन एंड कॉट प्लस में, बकाया सब माइनस में। इसमें सेक और कॉस प्लस में होते हैं, बकाया सब माइनस में। सेक एंड कॉस प्लस में, बाकी सब माइनस में। तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। इसे मैं रब करता हूं, तो पहले खंड को हल करते हैं। पहला खंड नोट कर लेते हैं। इस अंतराल में, यह है अंतराल यानी इंटरवल, ओके। तो यहां पर f' का जो मान है, f' का जो मान है इस अंतराल में प्लस में होगा या माइनस में होगा। कहने का मतलब यह है कि 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। इस अंतराल की रेंज कहां से कहां तक है? 0 से π/2 तक। तो 0 ये है और π/2 ये है, तो इस अंतराल की रेंज 0 से π/2 तक है। अब जो f' का मान है cos x इसमें प्लस में होता है या माइनस में होता है? प्लस में होता है, ठीक है। तो जो f' का मान आया है वो प्लस में आया, ठीक है। तो 0 से तो बड़ा है यानी धनात्मक है और 0 से बड़ा है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। क्योंकि अंतराल 0, π/2 में f', ठीक है, f' धनात्मक है, f' का मान धनात्मक है, ठीक है। तो मैंने लिखा अंतराल 0, π/2 में f' का मान धनात्मक है। That implies f' is greater than 0, यानी जो f' का मान है वो 0 से तो बड़ा है जब धनात्मक है। इसलिए अंतराल 0, π/2 में फलन जो यहां पर है, ठीक है, f(x) निरंतर वर्धमान फलन है, ठीक है, जो कि इसने पहले ही कहा है। तो हम लिखेंगे फलन f(x) निरंतर
वर्तमान फलन है। आई रिपीट, मैंने कहा सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस अंतराल में जो एफ डैश एक्स का मान है कॉस एक्स, ठीक है, इस अंतराल में प्लस में है या माइनस में? प्लस में है, ठीक है। किस में है? एफ डैश एक्स का मान प्लस में, जो कि धनात्मक है, 0 से तो बड़ा होगा। तो मैंने लिखा चूंकि अंतराल, इस अंतराल में एफ डैश एक्स का मान धनात्मक है, दैट इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी एफ डैश एक्स बड़ा है 0 से। इसलिए मैंने लिखा, इसलिए अंतराल यानी इस अंतराल में फलन एफ एक्स निरंतर वर्तमान फलन है। तो पहला खंड मेरा कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम दूसरे खंड को हल करेंगे, तो इसे मैं रब करता हूं। अब हम बात करेंगे दूसरे खंड की, बी खंड की, ठीक है। ए खंड कंप्लीट हो गया, बी खंड में अंतराल नोट करेंगे π/2, पाई में, इसे हटाएंगे। अब इस अंतराल की रेंज कहां से कहां तक है? π/2 से पाई तक। π/2 कहां पर है? यह है, ठीक है, π/2। और पाई कहां पर है? यह है। तो इस अंतराल की रेंज यहां से यहां तक है। अब अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। जो एफ डैश एक्स का मान है कॉस एक्स, इस अंतराल में प्लस में होगा या माइनस में होगा? इस अंतराल में माइनस में होगा, ठीक है। किस में होगा? माइनस में होगा, माइनस में, क्योंकि इस चतुर्थांश में, इस खाने में साइन और कौशिक प्लस में होते हैं, बकाया सम माइनस में होते हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि अंतराल ये हम कहें खाली, ठीक है, π/2 पाई में एफ डैश एक्स का मान ऋणात्मक। ओके, तो मैंने लिखा इस अंतराल में एफ डैश एक्स का मान ऋणात्मक है। तो हम लिखेंगे दैट इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, यानी जो एफ डैश एक्स का मान है, ठीक है, एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा, यानी 0 बड़ा है। तो हम लिखेंगे इसलिए अंतराल, यानी इस अंतराल में π/2 पाई में दिया गया फलन, या हम कहें खाली फलन एफ एक्स, जब यहां पर एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा है तो जो फलन है वो निरंतर ह्रासमान फलन है। तो हम लिखेंगे फलन एफ एक्स निरंतर ह्रासमान फलन है। ओके, तो दूसरा यानी बी खंड भी मेरा कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद तीसरे यानी सी खंड को हल करेंगे। तीसरा खंड सी खंड 0, पाई में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस अंतराल में एफ डैश एक्स का मान प्लस में होगा या माइनस में। तो इसे मैं रब करता हूं। तो इस अंतराल की रेंज कहां से कहां तक है? 0 से पाई तक। तो 0 कहां पर है? ये है, और पाई ये है, ठीक है। तो यहां से यहां तक इस अंतराल की रेंज यहां से यहां तक है। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। एफ डैश एक्स का मान क्या है? कॉस एक्स। अब कॉस एक्स इसमें इस चतुर्थांश में प्लस में होता है और इस चतुर्थांश में माइनस में होता है। तो मेरे को दो चिन्ह मिले हैं, एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है। जब आपको दो चिन्ह मिल जाए तो जो फलन है वो ना तो निरंतर ह्रासमान होता है और ना ही निरंतर वर्धमान फलन होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। तो लिखेंगे चूंकि अंतराल 0, पाई में, ठीक है, 0, पाई में, यानी इस अंतराल में एफ डैश एक्स का मान धनात्मक तथा ऋणात्मक
है, इसलिए अंतराल 0, में दिया गया फलन f(x) ना तो निरंतर वर्धमान फलन है और ना ही निरंतर ह्रासमान फलन है। तो मेरे को यही सिद्ध करके देना था, तो मैंने लिखा अंतराल, यानी इस अंतराल में f' का मान धनात्मक, इस अंतराल में धनात्मक है, f' का मान cos, ठीक है, तथा इस अंतराल में ऋणात्मक है, यानी f' का मान cos x, ऋणात्मक है। ओके, इसलिए इस अंतराल में दिया गया फंक्शन यानी फलन f(x) ना तो निरंतर वर्धमान फलन है और ना ही निरंतर ह्रासमान फलन है। तो मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4, अंतराल ज्ञात कीजिए। मेरे को अंतराल ज्ञात करके देने हैं आगे, जिनमें फलन f(x) से प्रदत्त फलन f नंबर 1 नंबर 2, यानी 2 खंड है प्रश्न नंबर 4 में, ए खंड बी खंड। कहने का मतलब ये, इसने कहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए, ठीक है, कि किस अंतराल में जो फलन है वर्धमान है और किस अंतराल में जो फलन है वो ह्रासमान है। तो सबसे पहले हम इस फलन को नोट करेंगे, उसके बाद ही चेक करेंगे। तो लिखेंगे दिया गया फलन f(x) = 2x² - 3x। ओके, तो फलन को अच्छी तरह से नोट कर लेना, f(x) = 2x² - 3x। ओके, अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इस लाइन का मतलब यही होता है कि दोनों ओर d/dx लेने पर, तो हम दोनों ओर d/dx लेंगे। f(x) = d/dx 2x² - 3x। तो इधर इसका हम अवकलन करेंगे तो एक डैश आएगा, f'(x) = इस ब्रैकेट में 2 पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो प्रत्येक पद को हम d/dx से देंगे। d/dx 2x² - d/dx 3x। ओके, f'(x) = इस पद का हम अवकलन करेंगे, लेकिन अवकलन करने से पहले हम 2 को बाहर निकालेंगे क्योंकि अचर राशि है। d/dx x² - 3 को बाहर निकालेंगे, d/dx x, ठीक है। f'(x) = 2 × यानी गुणा, चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, तो इसका अवकलन होगा मेरा फाइनल 2x, ठीक है। इसका अवकलन कितना आएगा 2x - 3। अब यहाँ पर x का x के सापेक्ष अवकलन 1 यानी 1। f'(x) = 4x - 3। अब हम बिंदु निकालेंगे, ठीक है। तो बिंदु के लिए हम शर्त लिखेंगे f'(x) = 0 रखने पर, ठीक है। जब हम बिंदु निकालेंगे तो बिंदु के लिए ये शर्त लिखेंगे, ये लाइन लिखते हैं, अनिवार्य है, ठीक है। अब हम इसका मान रखेंगे जो कि हम निकाल चुके हैं, f'(x) का मान 4x - 3 = 0 यानी बराबर 0। 3 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में जाएगा, x = 3/4। अब हम भाग देंगे तो मेरा आएगा 0.75 उत्तर, ठीक है। अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पर 3 में भाग नहीं जाएगा, 0 पॉइंट, ठीक है। 4 5 20 4 7 28 2 फिर 0 4 5 20 0.75 आएगा, ठीक है।
अब हम एक संख्या रेखा बनाएंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। तो प्लस इन्फिनिट, दाईं ओर हम प्लस के नंबर लेते हैं, बाईं ओर इधर हम माइनस इन्फिनिट, दाईं ओर हम प्लस इन्फिनिट लेते हैं और बाईं ओर माइनस इन्फिनिट लेते हैं। ओके, अब हम x का मान, जो x का मान है संख्या रेखा पर लिखेंगे, दाईं ओर लिखेंगे या बाईं ओर लिखेंगे। तो इसके लिए हम देखेंगे जो x का मान है वो प्लस में है या माइनस में। प्लस में है तो हम दाईं ओर लिखेंगे, तो चाहे आप यहां पर लिख लो, चाहे यहां पर, चाहे यहां पर, ठीक है। तो x बराबर हम यहां पर लिख लेते हैं, x बराबर 3/4। अब हम देखेंगे कि इस अंतराल के बीच प्लस का चिन्ह आएगा या माइनस का चिन्ह आएगा। अगर प्लस का चिन्ह आएगा तो जो f डैश x है, f डैश x का मान धनात्मक होगा। जब धनात्मक होगा f डैश x का मान, तो f डैश x 0 से बड़ा होगा। जब f डैश x 0 से बड़ा होगा तो इस अंतराल में जो फलन होगा वो निरंतर वर्धमान फलन होगा। अगर इस अंतराल में माइनस का चिन्ह आएगा तो जो f डैश x का मान होगा वो ऋणात्मक होगा। f डैश x का मान ऋणात्मक होगा तो f डैश x का मान 0 से छोटा होगा। जब f डैश x का मान 0 से छोटा होगा तो जो फलन होगा इस अंतराल में वो निरंतर ह्रासमान फलन होगा। ओके, सेम टू सेम हम इधर चेक करेंगे कि प्लस का चिन्ह आएगा इस अंतराल के बीच या माइनस का चिन्ह आएगा। अब ये किस प्रकार से क्लियर होगा कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा या माइनस का चिन्ह आएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा या माइनस का चिन्ह आएगा, तो हम चेक करेंगे सबसे पहले। ठीक है, रफ कार्य में मैं आपको बता देता हूं जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। रफ कार्य, ओके। अब हम x के मान सबसे पहले इस अंतराल पर काम करेंगे, माइनस इन्फिनिट का मान 3/4 या हम कहें 0.75। ठीक है, इस अंतराल के लिए काम करेंगे। अंतराल में तो हम क्या करेंगे, इन नंबरों के बीच के नंबर हम f डैश x में रखेंगे। ठीक है, डेट इंप्लाइज, तो बीच के नंबर हम ले लेते हैं 0, फिर -1, ठीक है, -2, डेट डैश x के मान, ये सारे के सारे x के मान। ओके, क्योंकि x इस अंतराल से बिलोंग्स टू करेगा। तो इन दोनों नंबरों के बीच के नंबर लेंगे, तो 0 फंसेगा, -1, -2। अब हम f डैश x में रखेंगे। f डैश x कहां पर है, ठीक है, बराबर 4x - 3। अब हम इसमें मान रखेंगे x का एक एक करके। सबसे पहले 0 पर, एक नंबर के द्वारा ही क्लियर हो जाता है कि प्लस का चिन्ह आएगा या माइनस का चिन्ह आएगा। तो 0 पर चेक कर लेते हैं, जहां जहां पर x है उसके स्थान पर रखेंगे 0 -3, तो f डैश 0 बराबर -3। ठीक है, तो -3 है, जो कि 0 बड़ा है तो हम लिखेंगे माइनस। अब इस अंतराल के बीच प्लस का चिन्ह आएगा या माइनस का चिन्ह आएगा, तो हम चेक करेंगे। ठीक है, इस अंतराल के लिए तो सबसे पहले इसे मैं रब करता हूं। तो x बिलोंग्स टू करेगा इस अंतराल से। ठीक है, अब हम x के मान, इन दोनों नंबरों के बीच के मान लेंगे। ओके, तो 2, 3, 4, इसी प्रकार से हम इन्फिनिट तक ले सकते हैं। तो हम x के मान f डैश x में रखेंगे और देखेंगे प्लस का चिन्ह आएगा या माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, सबसे पहले f डैश x को नोट करेंगे, 3x - 4x, 4x - 3। तो x बराबर 2 पर चेक करेंगे। एक नंबर के द्वारा ही क्लियर हो जाता है कि प्लस का चिन्ह आएगा या माइनस का चिन्ह आएगा। तो x के स्थान पर 2 रखेंगे, 8 - 3, 5, जो कि 0 से बड़ा है तो प्लस का चिन्ह आएगा, यानी धनात्मक है तो प्लस का चिन्ह आएगा। ओके, अब हम लिखेंगे, तो सबसे पहले इसे मैं रब करता हूं। अब हम लिखेंगे, ठीक है भाई, पहले खंड के लिए, एक खंड के लिए वर्धमान, किस अंतराल में फलन वर्धमान है, इस अंतराल में प्लस का चिन्ह है, तो हम लिखेंगे यहां पर एक खंड के लिए अंतराल 3/4 कामा प्लस इन्फिनिट में f डैश x का
मान धनात्मक है। ओके, दैट इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसलिए चूंकि यानी इस अंतराल में, ठीक है, धनात्मक है इसलिए एफ डैश एक्स बड़ा है 0 से, इसलिए अंतराल 3/4 कामा प्लस इन्फिनिट में फलन निरंतर वर्धमान फलन है। आई होप समझ आया होगा। ओके, अब हम लिखेंगे बी खंड के लिए शर्त। ए खंड के लिए हमने लिख दिया फलन वर्धमान है, अब हम ह्रासमान के लिए लिखेंगे बी खंड के लिए। सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे। बी खंड के लिए यानी किस अंतराल में जो फलन है वो ह्रासमान है, तो इस अंतराल में है तो हम लिखेंगे बी खंड के लिए अंतराल -∞ कामा 3/4 में एफ डैश एक्स का मान ऋणात्मक है। चूंकि इस अंतराल में एफ डैश एक्स का मान ऋणात्मक है, डेट इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, यानी 0 बड़ा है एफ डैश एक्स छोटा है, इसलिए अंतराल -∞ कामा 3/4 में फलन एफ एक्स निरंतर ह्रासमान फलन है। आई होप समझ आया होगा। तो प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। प्रश्न नंबर 5वां सेम टू सेम प्रश्न नंबर 4 की तरह होगा। प्रश्न नंबर 5वां सेम टू सेम प्रश्न नंबर 4 की तरह होगा, तो आप लोग HW घर से कर लेना। तो अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।